मेरा बात आप समझिए। वो जैसे अगर हमें कंपनी का पोजीशन स्टेटमेंट बनाना है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हमें अगर कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है, कंपनी का अगर हमें बैलेंस शीट बनाना है तो वह कंपनी का बैलेंस शीट कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार है। जैसे हमने आपको बोला यह बात कि अगर हमें कंपनी का बैलेंस शीट अगर बनाना है तो कंपनी का बैलेंस शीट जो हमारा बनता है कंपनी एक्ट 2013 यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। यानी कहने का मतलब क्या कि कंपनी एक्ट में जैसा प्रोविजन है उसी प्रोविजन के अनुसार आपको कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है। आप उससे अलग अगर आप बनाते हैं तो आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई भी कंपनी हो, वह प्राइवेट कंपनी हो तब या पब्लिक कंपनी हो तब, आपको वह जो बैलेंस शीट जो बनाना होगा वही कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बनाना। और यह जो कंपनी का जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं यह बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में नहीं बनता। यह बैलेंस शीट हमेशा आपको वर्टिकल फॉर्मेट में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रूप। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी को छोड़कर, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना सकते। लेकिन जहां तक कंपनी का बात है तो कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में। अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि वर्टिकल फॉर्म में क्यों बनता है सर? तो वर्टिकल फॉर्म में इसलिए बनता है कि कंपनी एक्ट में वर्टिकल फॉर्म ही दिया हुआ। और स्वाभाविक है जब कंपनी का एक्ट है तो हमें तो उस अनुसार हमें बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आना चाहिए। यानी कोई अगर आपसे पूछ दे कि कंपनी का बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता है कि वर्टिकल फॉर्म में बनता है, तो हम लोग सीधा जवाब देंगे वर्टिकल फॉर्म में। और वही अगर कंपनी नहीं रहे, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन रहे, तो हम उसका बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बना सकते हैं, वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं। लेकिन वह जनरली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही बनता है। क्लियर है? हम जो आपको बताया यह बात, कंपनी का बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है? वर्टिकल फॉर्म में सुनती है। किस फॉर्म में बनेगा? वर्टिकल फॉर्म। यानी कंपनी का बैलेंस शीट किस फॉर्म में बनता हो? अगर आपसे कह दे कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनता है, तो हम सीधा जवाब देंगे नहीं। अब कहेगा क्यों नहीं बनता है? तो ऐसा इसलिए नहीं बनता है कि कंपनी एक्ट में जो कंपनी एक्ट है हमारे पास, वह कंपनी एक्ट हमको कहता क्या है कि आपको कंपनी का बैलेंस शीट इस फॉर्म में बनाना है। तो वह जो फॉर्म दिया गया है वह फॉर्म हमारा किस फॉर्म में दिया गया है? वर्टिकल। यही कारण है कि हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट किस फॉर्म में बनाते हैं? वर्टिकल फॉर्म। शायद आपको समझ। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। अगर हमसे यह बात अगर पूछे कि कंपनी का जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, वह जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो वह बैलेंस शीट भी दो भागों में बंटता है। पहला भाग हो जाता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज और दूसरा भाग हो जाता है एसेट्स। कैपिटल एंड लायबिलिटीज में हम लोग जनरली 3 को लेते हैं, ऐसे 4 को दिया 3 को लेते हैं। तो पहला क्या होता है, वह शेयर होल्डर फंड हो जाता है। दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाता है, नॉन
करेंट लायबिलिटीज हो जाता है। और तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाता है? करेंट लायबिलिटी। और वही एसेट हमारा दो भागों में बढ़ता है। तो पहला नंबर हमारा हो जाता है नन करेंट एसेट्स और दूसरा नंबर हमारा हो जाता है करेंट एसेट्स। क्लियर है? आप एक बार और समझिए। जैसे हमने आपको बताया कि यह जो कंपनी है ना, वो कंपनी जो है अगर कंपनी का बैलेंस शीट हमें बनाना है तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो कंपनी का बैलेंस शीट या कंपनी का बैलेंस शीट हमारा कितने भागों में बढ़ता है? वो यह जो कंपनी का बैलेंस शीट है, कंपनी का बैलेंस शीट हमारा दो भागों में बढ़ता हो। पहला नंबर हमारा क्या हो जाता है? आप यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज यानी कैपिटल एंड लायबिलिटीज। और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाता है? एसेट्स। क्लियर है? ये बात समझ में आया होगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज कितने भागों में बढ़ता हो? दो भागों में बढ़ता हो, यानी 3 भागों में। इक्विटी एंड लायबिलिटीज कितने भागों में बढ़ता है? 3 भाग। ऐसे 4 भाग में भी बढ़ता है, लेकिन हम लोग 3 भाग समझेंगे। क्या कि एक भाग जो है वो जो अलॉटमेंट जो ड्यू मनी रहता है, हम लोग उसको छोड़ के चलते हैं। तो पहला जो भाग आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, वह हमारा होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा जो भाग हमारा आता हो नन करेंट लायबिलिटीज, नन करेंट लायबिलिटीज। और तीसरा हमारा जो भाग आता हो, तीसरा हमारा भाग आता है वह हमारा करेंट लायबिलिटी। शायद मेरा बात आप समझे हो बड़े सर, ये बढ़ाओ। और एसेट्स में हम आपको क्या बोले हो? एसेट्स हमारा कितने भागों में बटेगा? एसेट्स हमारा 2 भागों में बटेगा। एसेट्स जो होगा वो हमारा कितने भागों में बटेगा? पहला नंबर क्या? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब जो भी फिक्स एसेट्स है सारा, टैंजिबल इंटैंजिबल सब। और दूसरा हमारा क्या? करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। अब यहां पे बात आता है क्या हो कि शेयर होल्डर फंड क्या हो? शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या हुआ? जो कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है, कंपनी का जो मालिक होता है, उस मालिक का कितना पैसा कंपनी में लगा, उसी को हम लोग शेयर होल्डर फंड कहते हैं। शेयर होल्डर फंड का मतलब अगर आपसे कहे ना, तो शेयर होल्डर फंड का मतलब हम लोग क्या समझे? शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या कि शेयर होल्डर का कितना पैसा हो कंपनी। और यह बात तो हम लोग शुरू से ही बात जान रहे हैं कि यह जो शेयर होल्डर होता है, यही शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता हो। तो क्लियर है? तब यहां पे क्वेश्चन में आता है कि शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा। तो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला नंबर जो आता है इक्विटी शेयर कैपिटल आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? हम लोग 12th में पढ़े हुए हो, जिसको हम लोग समता अंश पूंजी बोलते हैं। इसको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी बोलते हो। उसके बाद हम लोग क्या शामिल करते हैं? प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। और उसके बाद हम लोग क्या शामिल करते हैं? जो भी प्रॉफिट रिजर्व रहता है, वो जो भी प्रॉफिट रिजर्व रहता है, उस सारा प्रॉफिट रिजर्व को हम लोग शामिल करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी प्रॉफिट होता हो,
सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हम लोग यहाँ पे शामिल करते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर हमारे पास कोई एक्सपेंसेज हो, कोई लॉस हो, तो उस एक्सपेंसेज लॉस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते। जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को हम लोग यहां पे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या कि एक्सपेंसेज है। कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, प्रारंभिक व्यय यानी शुरू में, तो उस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। थोड़ा सा मेरा बात है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर शेयर होल्डर फंड के बारे में अगर आपसे पूछे ना, तो शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या हुआ, यानी जो शेयर होल्डर है उस शेयर होल्डर का कितना पैसा, कितना हिस्सा क्लियर है। तो शेयर होल्डर फंड में हम लोग क्या क्या शामिल करते हो, इक्विटी शेयर, दूसरा क्या शामिल करते हैं, तीसरा क्या शामिल करते हैं, प्रॉफिट रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रहता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को शामिल करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रहे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, और कोई अगर कोई भी फंड रहे प्रॉफिट से बना हुआ फंड, तो वह भी फंड यहाँ पे शामिल हो जाता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा मेरा बात समझिए, अगर हमारे पास कोलसिन एरियर दिया रहे, कोलसिन एरियर, तो इस कोलसिन एरियर को कोलसिन एरियर दिया रहे, कोलसिन एरियर अगर हमारे पास दिया रहे, तो यह बात देखिएगा कि यह कोलसिन एरियर किस कैपिटल का है। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल का है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से घटा के दिखाए। अगर यही कोलसिन एरियर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से घटा देंगे। सुना? अच्छा ये बताओ, शेयर होल्डर फंड में क्या शामिल करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट रिजर्व फंड, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है तो उसको हम लोग हटा लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रहे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि जो भी प्रॉफिट रिजर्व फंड रहेगा उसको कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और एक्सपेंसेस लॉस रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर वही कोलसिन एरियर रह है तो देखेंगे कि कोलसिन एरियर है किस पर। अगर ये कोलसिन एरियर इक्विटी शेयर पर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से घटा लेंगे, और वही कोलसिन एरियर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर है तो हम उसको किस में से घटा लेंगे, सुने हैं? अच्छा सोलो नहीं बोलो तो। अच्छा ये बताओ शेयर होल्डर फंड में क्या शामिल करते हैं? हाँ, सही में धान है महाशय, आपका कान में क्या है? अच्छा मोदी ये बता दो यार, उनके कान में कह दीजिए, कान में कह दीजिए। हाँ 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 हाँ, यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर को हम लोग प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वह एक्सपेंसेस है, लॉस है। क्लियर है? लॉस है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, एक्सपेंसेस डेबिट रहता है, कैपिटल क्रेडिट रहता है, तो दोनों आपस में मिलेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। यही ना कॉन्सेप्ट है यार।
सिक्योरिटीज प्रीमियम वो क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्यों? सिक्योरिटीज प्रीमियम एसेट्स है, चुल्लू भर पानी में डूब गए। सिक्योरिटीज प्रीमियम जब शेयर को ज्यादा रकम पर जारी करते हैं तो वही ना हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाता है। और यह सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट होता हो, प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट में भी रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या? रोज दिन का प्रॉफिट जो होने वाला सो। तो कैपिटल हम रोज दिन जारी करते हो, जब जरूरत पड़ता है तभी ना हम कैपिटल जारी करते हैं। तो यह जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है यह हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। यही कारण है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड में जोड़ते हैं। प्रॉफिट है, कैपिटल है, तो प्रॉफिट तो शेयर होता, कैपिटल शेयर होता, तो दोनों को आपस में मिलाएंगे कि तो क्या होगा, शेयर शेयर क्या होगा? अरे जुटिए ना जाएगा यार। और वही डीआर आता तो क्या हो जाता, घट जाता। नहीं समझ में आ रहा है बात? अच्छा बोलिए, तो शेयर होल्डर फंड में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल शामिल करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शामिल करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या शामिल करते हैं? उसके बाद क्या शामिल करते हैं? उसके बाद क्या शामिल करते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर को हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे। वो क्लियर है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, एक्सपेंसेस है, लॉस है। और फंड रहेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आता है कि कॉल्सिंग एरिया रहेगा तो क्या करेंगे सर, तो कॉल्सिंग एरिया रहेगा तो हम लोग यह देखेंगे कि वह कॉल्सिंग एरिया किस पर, इक्विटी पर है कि, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहे तो हम लोग उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में से घटाएं, क्या कि मेन मालिक हुए ना रहता हो। ये बात समझ रहे हैं? कॉल सीनियर के बारे में कुछ नहीं कहे, कॉल सीनियर के बारे में कुछ नहीं कहे, तो इस कॉल सीनियर को हम किस में से घटाएंगे भाई? अब ऐसा ना तेज बनिएगा, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल में से घटाएंगे। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल में से इसलिए नहीं घटाएंगे कि प्रिफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है उसका जो शेयर होल्डर होता है वो मेन मालिक थोड़ा होता हो, उसको तो वोटिंग राइट भी नहीं है। मेन मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर वाला। तो हम उसको कहाँ घटाएंगे? बात बुझाया। और कॉल सीनियर के बारे में हम लोग यही ना बात जानते हैं कि जब हमें शेयर पर पैसा नहीं मिलता, जब हमें शेयर पर पैसा नहीं मिलता, तो उसी को ना हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल सीनियर। क्लियर है कि बात आप समझे हैं? तो बढ़ाए। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझ, आपके मन में आएगा कि सर अगर कॉल्स इन एडवांस रहे तो उसको शेयर होल्डर फंड में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। अगर हमारे पास कॉल्स इन एडवांस रहे तो यह शेयर होल्डर फंड का पार्ट नहीं होता, यह हमारे लिए क्या हो जाता है? करेंट लायबिलिटी। अब आप कहिएगा सर करेंट लायबिलिटी क्यों हो जाएगा? इस शेयर होल्डर ना पहले पैसा दे देता है तो उसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं सर। तो आप इसको शेयर होल्डर फंड में क्यों नहीं शामिल कीजिएगा? तो शेयर होल्डर फंड में शामिल न करने का कारण क्या हो? यह जो एडवांस होता है
इस एडवांस को या तो हम लौटा सकते हैं, लेकिन रोकेंगे तो इस एडवांस पर हमें क्या करना होगा, ब्याज देना पड़ सकता है, ब्याज देना होगा। और जहां ब्याज का बात आएगा वह हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाएगा। ये भाई कर्जे खाते वही पे ना ब्याज देते हैं, तो समझ में आ रहा है यार। हमने आपसे पैसा मांगा नहीं और आपने हमको पहले ही पैसा दे दिया, तो उसी को ना कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। यानी हम इसको तो कैपिटल में शामिल करने नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक कैपिटल है ही नहीं, हमने तो अभी आपसे मांगा ही नहीं। इसीलिए यह शेयर होल्डर फंड में वह किसका पार्ट हो जाता है, कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो हमारा पार्ट हो जाता है करेंट लायबिलिटीज का। समझ में आया है, ये क्लियर है। अब आपसे पूछेगा एक मीडिया भी बात कह देगा कि कॉल्स इन एरियर किसका पार्ट होता हो, तो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो। कॉल्स इन एरियर किसका पार्ट होता है, तो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। यानी इसको किस हेड में रखेंगे, तो शेयर कैपिटल में रखेंगे। आपसे यह भी पूछ देगा कॉल्स इन एडवांस यह किसका पार्ट होता है, तो हम इसको बोलेंगे करेंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है वो, कॉल्स इन एरियर किसका पार्ट होता है, शेयर कैपिटल का। कॉल्स इन एडवांस किसका पार्ट होता हो। अब आपसे पूछ देगा कि कॉल्स इन एरियर कौन अकाउंट होता हो। कॉल्स इन एरियर हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता हो। और कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए कौन अकाउंट होगा हो, तो कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर है। कॉल्स इन एरियर किसका पार्ट होता हो, कॉल्स इन एडवांस किसका पार्ट होता है, करेंट लायबिलिटीज का। कॉल्स इन एरियर हमारे लिए कौन अकाउंट होता है वो, कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए कौन अकाउंट होता है। अगर आपसे ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में पूछ ले कॉल्स इन एरियर कौन अकाउंट होगा, तो कैपिटल अकाउंट मॉडर्न अप्रोच में। और यह कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए मॉडर्न अप्रोच में कौन अकाउंट होगा, तो लायबिलिटीज होगा, यानी करेंट लायबिलिटीज होगा। ये बात बुझाया। कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए कौन अकाउंट होगा, वो करेंट लायबिलिटीज तो होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन अकाउंट हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर मॉडर्न अप्रोच में कौन अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन अकाउंट हो जाएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसका भी अकाउंट क्लियर करिए, इसका भी अकाउंट सारा क्लियर करिए। अगर कोई आपसे पूछे, अगर पूछ देता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कौन अकाउंट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर भी वही होगा। प्रॉफिट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, रिजर्व हमारे लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट और फंड हमारे लिए नॉमिनल। यानी कहने का मतलब क्या, खर्चा आमदनी प्रॉफिट से संबंधित जो अकाउंट होगा वो हमारा कौन अकाउंट हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट होगा तो कौन अकाउंट हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। इक्विटी शेयर कैपिटल कौन अकाउंट होगा, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन अकाउंट होगा, प्रॉफिट हमारे लिए कौन अकाउंट हो जाएगा, रिजर्व हमारे लिए कौन अकाउंट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कौन अकाउंट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कौन अकाउंट हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, और फंड हमारे लिए कौन अकाउंट हो जाएगा। शायद मेरा बात आप समझ में आया होगा।